Brought to you by Edgeless Diagnostics. Edgeless Diagnostics. आज तारीख है 27 नवंबर 2023। इजराइल हमास संघर्ष विराम समझौते का आखिरी दिन। डील के तहत हमास 50 बंधकों को छोड़ेगा, जबकि इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। इसके बाद प्रति एक्स्ट्रा दिन के संघर्ष विराम के बदले हमास 10 बंधकों को छोड़ सकता है। ये तो सबके सामने है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ वो कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इसकी डिटेल्स धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। 26 नवंबर को जेरूसलम पोस्ट ने फ्रेंच पत्रकार जॉस मेलबूनो के हवाले से एक रिपोर्ट छापी। दावा किया कि डील कराने से पहले कतर ने एक शर्त रखी थी। कहा कि हमारे यहाँ हमास के किसी नेता का कत्ल नहीं करोगे, तभी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। कतर में हमास का पॉलिटिकल ऑफिस है। उसके दो सबसे बड़े लीडर्स इस्माइल हानिया और खालिद मशाल वहीं पर रहते हैं। कतर ने ही इजराइल हमास के बीच मध्यस्थता कराई है। रिपोर्ट कहती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी बात मान ली, तब जाकर समझौता आगे बढ़ा। यह खुलासा नेतन्याहू और उनके मंत्रियों के सार्वजनिक बयानों से उलट है। वे कहते रहे हैं कि हमास के लीडर्स का अंतिम समय आ चुका है, उनके पास गिनती के दिन बचे हुए हैं, वे दुनिया में जहां कहीं भी हों उन्हें कोई बचा नहीं सकता। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कतर ने इजराइल के सामने शर्त क्यों रखी, इजराइल अपने दुश्मनों को कैसे निपटाता है और संघर्ष विराम से नेतन्याहू का प्लान खतरे में क्यों पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी में आज बात इजराइल हमास डील की। 26 नवंबर की देर रात इजराइल की कैबिनेट ने हमास के साथ डील पर मुहर लगा दी। कुछ मंत्रियों ने इसका विरोध जरूर किया, मगर बहुमत डील के पक्ष में था। मोसाद, शिन बेत और आर्मी भी इस पर राजी थे। आखिरकार 24 नवंबर से डील की शर्तें लागू हो गई। हम इन शर्तों के बारे में दुनियादारी में विस्तार से बात कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां से बात आगे बढ़ गई। उम्मीद जगी कि जंग का ताप कम होगा। ये भी कहा गया यहां से पूर्ण युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। नेतन्याहू इससे इनकार कर चुके हैं। कहा है कि अस्थायी संघर्ष विराम के बाद जंग फिर से शुरू होगी, लेकिन उनके प्लान में रुकावट तय है। इजराइल में संघर्ष विराम बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। जनता प्रोटेस्ट करे। इसके अलावा अमेरिका, कतर और इजिप्ट भी दबाव डाल रहे हैं। अभी तक कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन एक्सटेंशन तय माना जा रहा है। पहले 3 दिन के संघर्ष विराम में क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। 13-13 के 3 ग्रुप्स में 39 बंधकों को हमास ने छोड़ा है। 27 नवंबर को 11 इजरायली बंधक और छूटेंगे। इसके अलावा थाईलैंड के 17, फिलीपींस के 1 और इजरायली मूल के 1 रूसी नागरिक भी छूट चुके हैं। ये लोग इजराइल हमास डील का हिस्सा नहीं थे। अभी तक इजराइल ने 117 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। 27 नवंबर को 33 और लोग रिहा किए जाएंगे। इस तरह डील का पहला चरण पूरा हो जाएगा। दूसरा चरण एक्सटेंशन पर सहमति बनने के बाद शुरू होगा, जिसकी पूरी संभावना यहां पर बन रही है। अब ये भी समझ लेते हैं कि डील यहां तक पहुंची कैसे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद एक सीक्रेट सेल की स्थापना की गई थी। इनका फोकस बंधकों को छुड़ाने पर था। इसमें 4 देशों को शामिल किया गया। ये देश थे इजराइल, अमेरिका, कतर और इजिप्ट। सेल बनाने का प्रस्ताव कतर ने रखा था। फिर उनके बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। कई मौकों पर डेड एंड आ जाता था। ऐसा लगता था कि बात आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। उन मौकों पर शीर्ष नेताओं ने रुकावट खत्म की, तब जाकर मामला आगे बढ़ पाया। पहली सफलता 23 अक्टूबर को मिली। हमास ने 2 अमेरिकी महिलाओं को रिहा कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये पायलट प्रोजेक्ट साबित हुआ। इसके बाद ही बड़ी डील के लिए प्रयास तेज किए गए। इजराइल ने खुफिया एजेंसी मोसाद के मुखिया डेविड बानिया को अपना प्रतिनिधि बनाया। बानिया लगातार CIA के मुखिया बिल बर्न्स के संपर्क में रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी लगातार जुड़े हुए थे। ये पूरा प्रोसेस काफी लंबा था, क्योंकि संदेशों को दोहा या काहिरा से गाजा में हमास तक पहुंचाना पड़ता था। फिर वहां से जवाब आता था। एक समय ऐसा हुआ कि कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आया। उसी समय खबर आई कि गाजा में ईंधन खत्म हो चुका है। यहाँ पर उम्मीदें टूटने लगी थी। फिर किसी तरह बात आगे बढ़ी और अब बंधकों की रिहाई होने लगी है। और आज उस कहानी की चर्चा क्यों? दरअसल फ्रेंच पत्रकार जॉस मेलबूनो ने डील से पहले की एक दिलचस्प रिपोर्ट छापी है। इसके मुताबिक नेतन्याहू ने कतर से वादा किया था कि उनकी धरती पर हमास के किसी नेता को नहीं मारा जाएगा। इसके बाद ही कतर ने मध्यस्थ की भूमिका को स्वीकार किया। लेकिन कतर ही क्यों? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, कतर ने अपनी छवि न्यूट्रल देश के तौर पर बनाई है। वहाँ पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है। वो अमेरिका की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने वाले टॉप के देशों में से है। इसके बरक्स कतर के
उन गुटों या देशों के साथ भी संबंध है जो अमेरिका या उसके सहयोगी देशों के खिलाफ है। मसलन तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में है। कतर ने ईरान के साथ भी घनिष्ठता बनाकर रखी है। ये उसे हर पक्ष के साथ बातचीत करने का स्कोप मुहैया कराता है। नंबर 2, हालिया समय में कतर ने अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर काम करना शुरू किया है। 2021 में अमेरिकी पत्रकार डैनी फेंस्टर की म्यांमार से सुरक्षित वापसी कराने में अहम भूमिका निभाई और अक्टूबर 2023 में कतरी अधिकारियों ने रूस से यूक्रेनी बच्चों की वापसी में मदद की। इससे पहले वो तालिबान और अमेरिका के बीच पीस डील सफलतापूर्वक करवा चुका है। कतर ने कई मौकों पर खुद को सफल मध्यस्थ साबित किया है। नंबर 3, 2012 में हमास के पॉलिटिकल ऑफिस की स्थापना दोहा में हुई थी। इजराइल ने इसका भारी विरोध किया था मगर कुछ नहीं हुआ। अमेरिकी मीडिया संस्थान न्यूयॉर्कर की रिपोर्ट के मुताबिक हमास को जगह देने के लिए अमेरिका ने मनाया था। अमेरिका चाहता था कि आपात स्थिति में संचार का माध्यम खुला रहे। अब मेलबूनो के दावे की तरफ वापस लौटते हैं। अब आपको बता दें कि मेलबूनो आखिर है कौन। वो फ्रेंच अखबार लफियाओ के पत्रकार हैं। उनका कतर से पुराना कनेक्शन रहा है। 2004 में मेलबूनो और क्रिस्टियन चेस्नॉट इराक में थे। बगदाद से नजफ के रास्ते में एक इस्लामी गुट ने उनको किडनैप कर लिया। तब फ्रांस ने कतर की मदद ली थी। ये कतर की मध्यस्थता का पहला प्रयास था। 4 महीने बाद दोनों को रिहा करवा लिया गया। फ्रांस और कतर दोनों ने फिरौती से इनकार किया मगर मेलबूनो भरोसा नहीं करते। कतर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें बताया कि करोड़ों डॉलर्स का भुगतान किया गया था। मेलबूनो ने कतर के प्रति आभार व्यक्त किया लेकिन उन्होंने एक दूसरा पक्ष भी यहाँ पर रखा। कई बरसों की मेहनत के बाद 2019 में उन्होंने कतर पेपर नाम से एक किताब पब्लिश की चेस्नॉट के साथ। इसमें आरोप लगाया कि कतर अप्रत्यक्ष रूप से इस्लामी समूहों को पैसा दे रहा था। इसमें वे गुट भी शामिल थे जो लोगों को बंधक बनाकर फिरौती वसूलते थे। साथ ही साथ वो मध्यस्थता के जरिए यूरोप के देशों की वाहवाही भी हासिल कर रहा था। न्यूयॉर्कर की रिपोर्ट में मेलबूनो ने दावा किया कि किसी के भी साथ दोस्ती करने की उनकी कूटनीति का हिस्सा है। हालांकि कतर इन आरोपों से इनकार करता है। चूंकि मेलबूनो शुरुआत से ही कतर की मध्यस्थता के गवाह रहे हैं, इसलिए उनके दावे में दम दिखता है। बहुत संभावना है कि नेतन्याहू ने हमास के लीडर्स को बख्शने का फैसला किया, संभवतः कुछ समय के लिए। मगर कतर को ये मांग क्यों रखनी पड़ी? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, कतर की साख। कतर खुद को मिडिल ईस्ट के पावर सेंटर के तौर पर पेश करना चाहता है। मध्यस्थता कराने का फैसला इसी कोशिश का नतीजा है। अगर उसकी जमीन पर कोई दूसरा देश ऑपरेशन चलाए तो ये उसकी संप्रभुता के लिए चुनौती होगी। ऐसे में कोई भी गुट या देश उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। दूसरी बात, इजराइल का विदेशी धरती पर दुश्मनों को मारने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। अधिकतर मामलों में इजराइल ने अपना हाथ होने से इनकार किया है मगर ये बस कहने की बात है। कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। पहला किस्सा इमाद मगनिहा का है। इमाद लेबनान का बड़ा मिलिट्री लीडर था। आगे जाकर हिजबुल्लाह बनाने में मदद की। हिजबुल्लाह ईरान समर्थित गुट है जिस पर अमेरिकी और इजरायली नागरिकों की हत्या के आरोप हैं। इमाद का इजराइल और अमेरिका के दूतावासों पर हमले में नाम सामने आया था। बेरूत में 1983 में यूएस मरीन्स के हेडक्वार्टर पर हमले की साजिश रचने का आरोप भी उस पर लगा। उस हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1990 के दशक में 3 इजरायली सैनिकों के अपहरण में भी वो शामिल था। कुछ बरस बाद वो अचानक से गायब हो गया। फिर आई 12 फरवरी 2008 की रात। सीरिया की राजधानी दमिश्क में 2 व्यक्ति डिनर कर रेस्टोरेंट से बाहर निकले। वे पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़े। सड़क की दूसरी तरफ कुछ लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोला, जोर का धमाका हुआ। इमाद मगनिहा और उसके भाई की यहीं पर मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आरोप लगाया। इजराइल ने आरोप को खारिज कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री एहुद ओलमेर्ट ने कहा, हम पहली बार ऐसी कोई खबर सुन रहे हैं, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। जनवरी 2015 में वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मोसाद और CIA ने मिलकर इमाद मगनिहा की हत्या का प्लान बनाया था। उसकी कार में बम लगाया गया था और बम का ट्रिगर तेल अवीव से दबाया गया था। दूसरा किस्सा अली हसन सलामी और रेड प्रिंस का है। अली हसन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO और ब्लैक सितंबर दोनों से जुड़ा था। उसका नाम म्यूनिक ओलंपिक्स में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या से भी जुड़ता है। म्यूनिक में 1972 में ओलंपिक गेम्स आयोजित हुए थे। उसी दौरान ब्लैक सितंबर के आतंकियों ने खेलगांव में घुसकर 2 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी। कईयों को बंधक बना लिया। बदले में 234 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई मांगी। इजराइल ने मना कर दिया। आतंकियों ने सभी बंधकों की हत्या कर दी। तब से अली हसन सलामी मोसाद की हिट लिस्ट में आ गया। उसको 5 दफा मारने की कोशिश हुई, 4 बार नाकामी हाथ लगी। एक बार तो उसके चक्कर में एक वेटर मारा गया। फिर 22 जनवरी 1979 को
बेरूत में उसकी कार में बम प्लांट किया गया। जैसे ही वो एक गली से गुजरा, बम धमाका हुआ। सलामी के 4 बॉडीगार्ड्स मौके पर ही मारे गए। सलामी कुछ समय बाद अस्पताल में मर गया। तीसरा किस्सा जुड़ा हुआ है सीरिया के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद सुलेमान से। सुलेमान सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का करीबी था। वो सेना से जुड़े अहम फैसले लेता। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि मोसाद के पूर्व चीफ मीर दगान उसको कमांडर ऑफ शैडो आर्मी कहकर बुलाते थे। सुलेमान हिजबुल्लाह और हमास को हथियारों की सप्लाई करता था। उसकी इमाद मगनिहा से भी अच्छी दोस्ती थी। सुलेमान के पास सीरिया की अल किब्र न्यूक्लियर फैसिलिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। 2007 में इजराइल ने एक हवाई हमले में इस फैसिलिटी को नष्ट कर दिया था। 2008 में सुलेमान छुट्टियां मनाने टाटस गया। एक शाम की ये बात है, डिनर की तैयारी चल रही थी। उसी वक्त इजरायली सैनिक पानी के रास्ते आए, गोली मारी और उसी रास्ते से वापस चले गए। चौथा किस्सा ब्राजील के परमाणु वैज्ञानिक होजे अल्बर्टो अल्बानो अमरांते से जुड़ा हुआ है। वो ब्राजील में परमाणु कार्यक्रम के विकास के लिए जाने जाते हैं। ब्राजील ने चोरी छिपे इराक के साथ साझेदारी में काम शुरू किया था। इजराइल को इससे दिक्कत थी। 1981 में एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गए। अस्पताल में पता चला उन्हें जहर खिला दिया गया है। कुछ दिन बाद होजे की मौत हो गई। ब्राजील सरकार ने सैमुअल गिलार्ड नाम के इजरायली व्यक्ति पर शक जताया। गिलार्ड तब तक ब्राजील छोड़कर निकल चुका था। इजराइल ने ब्राजील के आरोप को खारिज कर दिया। पांचवा किस्सा सद्दाम हुसैन के लिए मिसाइल बनाने वाले जेराल्ड बुल की हत्या से जुड़ा हुआ है। बुल कनाडा के इंजीनियर थे। 23 की उम्र में पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली थी। उसने अमेरिका और कनाडा की सरकार से पैसा लेकर तोप बनाई, लेकिन अमेरिका और कनाडा ने बाद में उस पर बैन लगा दिया। अमेरिका की एक अदालत ने उसे हथियारों के गैर कानूनी व्यापार का दोषी पाया। 6 महीने की कैद की सजा सुना दी। जेल से छूटने के बाद वो सद्दाम हुसैन के पास इराक पहुंच गया। बुल ने सद्दाम के सामने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी तोप बनाने का ऑफर रखा। सद्दाम को लगा वो इसकी मदद से इजराइल को निशाना बना सकता है। बुल ने अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया प्रोजेक्ट बेबीलोन, लेकिन इजराइल को इस बात की भनक लग गई। मोसाद बुल के पीछे पड़ गया। 22 मार्च 1990 को बुल ब्रसेल्स के अपने अपार्टमेंट में लौटा। एक आदमी ने साइलेंसर वाली बंदूक से बुल के सर पर दनादन 5 गोलियां दाग दी। आरोप इजराइल पर लगा, लेकिन उसने हमेशा की तरह मानने से इनकार कर दिया। आपने मेलबूनों का दावा सुना, कतर की अहमियत को जाना और ये भी जाना कि कतर को किस बात का डर सता रहा था। अब ये भी जानते हैं कि इस मसले पर इजराइल का स्टैंड क्या रहा है। वो हमास के लीडर्स को खत्म करने पर कायम है। 23 नवंबर को नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं मोसाद को आदेश दे चुका हूं, हमास को चलाने वाले लोग जहां भी मिलेंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा। क्या संघर्ष विराम डील में हमास के लीडर से जुड़ा कोई क्लॉज है? नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांत बोले, इस लड़ाई का दायरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जंग में लड़ रहे बंदूकधारियों से लग्जरी गैजेट्स में मजे से रह रहे हमास लीडर्स तक सबका अंत करीब है। और अब आगे क्या? इजराइल ने संघर्ष विराम बढ़ाने की इच्छा जताई है। उसने कहा कि अगर और बंधकों को छोड़ा गया तो वो और कुछ समय के लिए लड़ाई रोक सकता है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।